चलिए, एनएलएम में पढ़ना क्या है तो बहुत ध्यान से समझिए। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे इसका नाम था काइनामेटिक्स, ठीक है, या स्टैटिक्स बोलते थे इसको, ठीक है। इसमें काइनामेटिक्स में आप क्या पढ़े, आप पढ़े मोशन, ठीक है। अब मोशन का कुछ पैरामीटर पढ़े, मोशन का पैरामीटर मतलब पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी चीजें पढ़े। तो कोई बॉडी चल रहा है, अगर मोशन को चेंज करना है मुझे, मोशन को चेंज करना है, तो बेसिकली मोशन चेंज करने का मतलब क्या होता था, मतलब होता था वेलोसिटी चेंज करना। जैसे ध्यान समझो, कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है, अब बोल रहे हो रेस्ट मतलब यू जीरो, इसका वेलोसिटी जीरो, इसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट है, अब इसको चेंज करना है यानी इसको मूविंग कराना है, तो मूव तभी करेगा जब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कोई मोशन को चेंज करना, इसका एकमात्र मतलब हुआ उसकी वेलोसिटी को चेंज करना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई बॉडी रेस्ट में है, मूविंग है, यूनिफॉर्म मोशन से मूविंग है, नॉन यूनिफॉर्म है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन बदला, ये सब कौन डिसाइड करता था? वेलोसिटी। जिधर बॉडी का वेलोसिटी होगा उधर ही बॉडी मूव करेगा। तो कोई बॉडी का मोशन चेंज होना या उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना, इनडायरेक्टली अगर मोशन के पैरामीटर में बात करो तो वेलोसिटी चेंज होना। क्या मेरी बात समझ पाए? अब वेलोसिटी चेंज होना हम लोग सीखे इस चैप्टर में। क्या सीखे? बोले कि वेलोसिटी चेंज होने के लिए जो चाहिए उसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज कराने का काम किसका है जी? एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी को जो चेंज कराने का काम है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। पर इसके आगे हम लोग नहीं पढ़े काइनेमेटिक्स में, हम लोग ये नहीं बात किए कि एक्सेलरेशन आएगा कहां से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन कहां से आता है, मैंने एक लाइन लिखाया भी था, कहां से आता है? फोर्स से। एक्सेलरेशन आता कहां से? तो फोर्स से। तो अभी जो ये सारी चीजें यहां तक पढ़ लिए, अब एक नई चीज पढ़ना है जिसका नाम है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के कारण, फिर से देखो, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आता है और एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी में चेंज होता है और वेलोसिटी में चेंज होने से आपका मोशन बनता है। अगर बातें समझ पा रहे हैं? तो अब आप सोचो, तो एक्सेलरेशन बस बीच में हमने एक कंसेप्ट लेकर आ गया था, एक्चुअल तो यही रिलेशन है, किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे उसका वेलोसिटी चेंज होगा, वो मोशन आएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए हमारे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, अब ये रेस्ट में है, मुझे इसमें मोशन लगाना है, तो आप सीधा इसमें क्या लगाओगे? फोर्स। आप एक्सेलरेशन आप थोड़ा ही लगाओगे, एक्सेलरेशन तो क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन लगता नहीं, एक्सेलरेशन समथिंग जो फोर्स के कारण क्रिएट होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप फोर्स लगाएंगे, इसकी वेलोसिटी बदल जाएगा। अगर मानो इधर जा रहा है, आपको मन है इधर नहीं इधर जाए, तो आप इधर से आ रहा है, आप इधर से फोर्स लगा देंगे, इधर घूम जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मोशन को चेंज करना, मोशन को कंट्रोल करना किसका काम है? फोर्स का। समझ पा रहे हैं? एक्सेलरेशन तो बीच में एक पैरामीटर था, यानी कि फोर्स है कॉज, फोर्स जो है ये है कॉज। समझ पा रहे हैं? और इस कॉज का इफेक्ट जो है, इस कॉज का जो इफेक्ट है वो था चेंज इन मोशन। फोर्स ही कॉज था और इस कॉज का जो इफेक्ट था ये था आपका चेंज इन मोशन। और अभी तक हम लोग चेंज इन मोशन को ही पढ़े कि बॉडी यहां से वहां जाएगा तो कितना डिस्टेंस जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी वेलोसिटी कितना बदलेगा, वो सब क्या था? इफेक्ट था। अभी पढ़ेंगे कॉज, ठीक है। इसीलिए अब इस चीजों को उतना ध्यान नहीं देना, अब सिर्फ और सिर्फ हमें फोर्स यानी उसके कॉज पे ध्यान देना। जैसे बहुत ध्यान समझिए, मान लो अभी प्रोजेक्टाइल अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां के चला गया, तो आपने दो ही चीजों पे बात किया। क्या क्या? आपने बात किया वेयर, कहां पे ये गिरेगा, इसका एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यही सारी बातें की। और दूसरी बात की है व्हेन, कब,
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम पे पहुंचने का टाइम क्या होगा, या एक डिस्टेंस दे देता था कि 10 मीटर हाइट पे कब पहुंचेगा, 20 मीटर एक्स एक्सिस पे कब पहुंचेगा। सिर्फ ये दोनों बातें की, पर वेयर एंड व्हेन ये तो इफेक्ट है कि एक बॉल को हम ऐसा थ्रो कर दिए तब वो वहां जाकर गिरेगा, उतनी टाइम के बाद गिरेगा। तो व्हेन या वेयर क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। बातें समझ पा रहे हैं? ये क्या था, ये था इफेक्ट। पर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे हर मोशन का वाई पढ़ेंगे, ये ऐसा ही क्यों जाएगा, ये आखिर ये मूव ही क्यों करेगा। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो ये वाली चीजें सब आपको आंसर देगा फोर्स, आंसर देगा फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो पहली चीज जो इस चैप्टर में पढ़ना है, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, फोर्स। पहली और आखिरी चीज यही फोर्स के बारे में पढ़ना है। कुछ टाइप का फोर्स भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद शुरू करेंगे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी अपने आप में एक फोर्स होगा। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चलेगा, आपका लगभग 1 महीना चलेगा ये चैप्टर। इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स इंक्लूड होते रहेगा, ठीक है। पर इतना समझिए कि अभी शुरुआत में जब भी आपको फोर्स बोला जाए, इसका मतलब हुआ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है क्या, फोर्स इंटरनल भी होता है? आंसर है बिल्कुल होता है। एक बॉडी के अंदर दो टाइप का फोर्स हो सकता है, या दो टाइप का टोटल फोर्स ही होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे आप खुद सोचो, मैं रुका हूं, आप रुके हैं, आप सब बायो के स्टूडेंट थे, क्या अभी आप मूव कर रहे हैं? नहीं, रुके हुए हैं। यानी हम पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। पर क्या हमारे बॉडी के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, बहुत सारा इंटरनल फोर्स है। हमारा ब्लड जो फ्लो हो रहा है पूरा फोर्स के कारण फ्लो हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पूरी हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, बहुत सारी चीजें फ्लो हो रहा है। 70-80% तो फ्लूइड ही हमारी बॉडी में भरा हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा भी हमारी बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे फोर्स लग रहा है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा फोर्स लग रहा हो, पर वो कोई फोर्स हमको मूव नहीं करा सकता, हमें मोशन नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वो फोर्स कौन सा है, इंटरनल फोर्स है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दुनिया में दो टाइप का फोर्स होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो ये जो मोशन कराने वाला काम है, मोशन कराने वाला काम है, ये कौन सा फोर्स का काम है, एक्सटर्नल। क्या बातें समझ पा रहे हैं? इंटरनल फोर्स अगर गुस्सा हो गया तो आपका शेप और साइज बदल देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अंदर का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ेंगे तो आपका शेप साइज खराब हो जाएगा। पर आप ऐसा नहीं, उड़ने नहीं लगेंगे, चलने नहीं लगेंगे बीमार होने से, यानी आपको मोशन नहीं दे सकता। इसका और एक एग्जांपल देखो। मान लो आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब कार को आपको चलाना है, मान लो इंजन से नहीं, धकेल के। अंदर 3-4 आदमी, सारा आदमी, जितना आदमी कार के अंदर बैठा हुआ है, मान लो 2 फ्रंट पे, 3 पीछे, 5 आदमी, पांचों आदमी कार को धकेले तो क्या कार चलेगा? कार के अंदर बैठ गया 5 आदमी, अब कार को धकेल रहा है, क्या कार चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वो जो धकेल रहा है, वो जो कार पे फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कहाँ है, कार का इंटरनल में। वो फोर्स कैसा हो गया, इंटरनल फोर्स। लेकिन जितना फोर्स लगा रहा था उससे कम ही फोर्स लगा है, पांचों आदमी बाहर आ जाए और बाहर आकर धकेले तो कार मूव करेगा। तो वो फोर्स कौन सा हो गया, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही मोशन होता है। हाँ, इंटरनल फोर्स, पांचों गुस्सा हो गया, इधर उधर फोर्स लगाएगा तो कार का शेप एंड साइज खराब हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पता चला जोर से धकेला, उधर वाला उधर चिपक गया, पिचक गया, कुछ भी हो गया, पर बॉडी मूव नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो शुरुआत में एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि फोर्स, अच्छा आप लिखते ही जाइए। पहली बात लिखिए फोर्स, फोर्स में लिखिए, फोर्स में लिखिए इट इज ए कॉज ऑफ, इट इज ए कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, इट इज ए कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। लिख दो, मोशन की जगह लिख दो स्टेट ऑफ मोशन, कॉज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, इट इज ए कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। देखिए, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कोई भी मैटर का 3 स्टेट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आगे और भी जो भी स्टेट पढ़ते होंगे।
इसी तरीके से फिजिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी मैटर का दो स्टेट हो सकता है। कौन सा दो स्टेट? एक स्टेट है रेस्ट और दूसरा स्टेट है मोशन। इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन, दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का दो स्टेट हो सकता है, एक स्टेट है रेस्ट और दूसरा स्टेट है मोशन। तो स्टेट से मोशन में, मोशन से स्टेट में, और मोशन के अंदर भी चेंज, ये सब कौन कराएगा? फोर्स। ये सब कौन कराएगा? फोर्स। दूसरा पॉइंट लिखिए, ओनली एक्सटर्नल फोर्स, ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द मोशन, ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द मोशन। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही मोशन को चेंज कर सकता है। ये बातें समझ पा रहे हैं? फोर्स दो टाइप का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, अच्छे समझ गए? इंटरनल मतलब जो मोशन को चेंज नहीं कर रहा है, बॉडी के अंदर के कारण फोर्स है। हर बॉडी के अंदर ना जाने कितना फोर्स है। अभी आप देखोगे तो ये आपका, आप जानते हैं कि हर चीज एटम से मिलकर बना है। एटम के अंदर कितना फोर्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तो केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे। फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वो रेडियो एक्टिविटी करा रहा है। बातें समझ पा रहे हैं? फिर हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, उसके कारण उस पर भी फोर्स है। फिर दो एटम के अंदर प्लस चार्ज है, वो दोनों रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अनगिनत फोर्स है, मतलब फोर्स तो दो तीन ही है पर बहुत टाइप का फोर्स अंदर इन्वॉल्व है। तो हर ऑब्जेक्ट में, चाहे आपका बॉडी हो, दीवार हो, यहाँ पे फोर्स का कमी नहीं है। ऐसा नहीं कोई चीज रेस्ट में है तो उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स है, पर वो सारा फोर्स कैसा है? इंटरनल फोर्स है। इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को वो मूव नहीं करा रहा है। तो इस चैप्टर में जो हमारा फोर्स होगा वो फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स अब मैक्सिमम आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वहां केमिस्ट्री में उसके साथ डील करते हैं। अपने फिजिक्स में स्पेशली काइनामेटिक जो है, मोशन चैप्टर जो है, मैकेनिक्स, उसमें जो भी फोर्स की बात हो तो आप समझिए वो कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि हम मोशन को पढ़ रहे हैं। क्या इतनी बातें समझ पाए? ठीक है। अब इसके बाद इस पूरे चैप्टर का एक शुरुआत जो है न्यूटन की, नाम ही है न्यूटन्स, एन फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन कैसा होगा, क्या होगा, ये सब न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें ये सारी कहानी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने जितनी भी मोशन है उसके लिए कितना लॉ दिए? तीन, हम सभी जानते हैं। ठीक है। फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन से पहले ही आ चुका था, गैलीलियो वगैरह के समय, इनर्शिया कंसेप्ट के साथ, पर न्यूटन उसको अपनी बुक में इन्वॉल्व किए, उनको क्रेडिट दिए, ऐसा नहीं, क्रेडिट के साथ। इसीलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो आइए हेडिंग बना दीजिए, फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो भी नाम दीजिए। एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं, आप सभी जानते हैं। पूरी लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है, उसके ब्रैकेट में लिखिए लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ का एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। फर्स्ट लॉ, उसका एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया को थोड़ा देर बाद समझेंगे, पहले सिर्फ अभी फर्स्ट लॉ पे हम लोग इंप्रूव करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई बॉडी का वेलोसिटी, कोई बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट until external force is applied। कोई बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, कोई बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही है फर्स्ट लॉ। जैसे समझो, मान लो कोई बॉडी है जो रुका हुआ है, कोई बॉडी है रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी कितना? 0। तो इसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगा सब दिन, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई बॉडी अगर चल रहा है, कोई बॉडी चल रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से,
तो ये सब दिन सारा टाइम हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहेगा। कब तक? जब तक कोई फोर्स ना लगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट लॉ का इतना ही मतलब है, वही वाला जो अभी मैंने आपको समझाया, फर्स्ट लॉ ही समझा रहा था कि वेलोसिटी को चेंज कराने का काम किसका है? एक्सटर्नल फोर्स का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बस यही एक पॉइंट लिख लीजिए कि वेलोसिटी जो बॉडी का है वो कांस्टेंट रहता है अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। ठीक है, यानी आप कैसे पहचानेंगे कहीं पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? आंसर है उसकी वेलोसिटी चेंज देखकर। कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप कैसे पहचानेंगे? उस पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उसका जो फोर्स है वो क्या कराएगा? उसकी वेलोसिटी को चेंज। अगर मेरा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, अगर 0 है तो कंटिन्यू 0 ही है, या 10 है तो हमेशा 10 ही है, इसका मतलब मुझ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी बदल रहा है, इसका मतलब उस पर क्या लग रहा है? फोर्स। समझ पा रहे हैं? तो फोर्स पहचानने का एक ही तरीका है कि कोई बॉडी का वेलोसिटी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। इसी वेलोसिटी बदलना बोलो या एक वर्ड यूज कर दो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है या नहीं है? एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का बदलना। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी यहां पे दो डायग्राम बना रहा हूं। मान लो ये रेस्ट में है, बताओ इसका फोर्स कितना? 0। अभी बोले इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 0। हम बोलेंगे नेट फोर्स। लग रहा होगा फोर्स पर सारा कैंसिल वैंसल हो गया होगा, नेट फोर्स इसका 0 ही होगा। अच्छा, ध्यान समझिए। मान लो एक ट्रेन है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट, मैं लिख कर रख रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब बोले बताओ इस पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? आपका जवाब क्या होगा? हेलो, ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, क्या इस पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कई बच्चे के माइंड में ये कंसेप्ट बैठा रहता है, मूव कर रहा है मतलब फोर्स लग रहा है। फोर्स मूव नहीं कराएगा, मूव करने की जो रेट है यानी जो वेलोसिटी है उसको चेंज कराएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी भी इस पे नेट फोर्स 0 ही है। लिख लीजिए, इस डायग्राम को जरा बना लीजिए। क्यों? अगर आंसर लिखना है तो आंसर लिख लीजिए, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है। इसका भी आंसर लिख लीजिए, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोलो या नोट चेंजिंग बोलो, बात एक ही है। तो फर्स्ट लॉ का बस इतना ही मतलब है कि कोई बॉडी का वेलोसिटी जब तक नहीं बदलेगा जब तक उस पे फोर्स ना लगे। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका वेलोसिटी नहीं बदल। वेलोसिटी बदलने से क्या समझते हैं, इस पॉइंट को भी समझिए। लिख लिए ना? आइए, वेलोसिटी बदलने का क्या मतलब है? हमारे मन में ऐसा तो नहीं है वेलोसिटी बदलने का मतलब हम उसकी वैल्यू सिर्फ बदलना समझते हैं। तो इस पॉइंट पे भी आ जाइए। वेलोसिटी जो है स्केलर है या वेक्टर है जी? हेलो, वेक्टर है। तो वेक्टर के पास कितनी चीजें होती है? दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या बदलना है? उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन? आंसर है कुछ भी। ओनली मैग्नीट्यूड बदला तब भी वेलोसिटी बदला, ओनली डायरेक्शन बदला तब भी वेलोसिटी बदला, और दोनों बदला तब भी बदला। ऐसा समझो वेलोसिटी कोई प्रोडक्ट है, कोई एक रेसिपी है, मान लो ऐसा कुछ खाना है, मान लो आपका कॉफी है, ब्लैक कॉफी बना रहे हो। अब ये एक ब्लैक कॉफी है। अब ब्लैक कॉफी में दो ही इंग्रेडिएंट है, आपका कॉफी और वाटर। इस दोनों को मिलकर आपका बना ब्लैक कॉफी। अब दोनों में से किसी चीज को बदल दो, वाटर की जगह जितना वाटर है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो या कम कर दो, तो कॉफी जो ब्लैक कॉफी आप जो फाइनली ले रहे हैं उसकी क्वालिटी बदल जाएगा ना जी। या उसमें कॉफी पाउडर बढ़ा दो तब भी बदल जाएगा। यानी कि वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बना है। कौन सी दो चीजें? एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन।
इसमें से कुछ भी बदला तो हम बोलेंगे वेलोसिटी बदल गया, दोनों बदल गया तब भी बदला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फोर्स क्या करता है? फोर्स दोनों काम करता है, या मैग्नीट्यूड बदल सकता है, या सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है, या दोनों बदल सकता है। डिपेंड करेगा फोर्स कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वो तो अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। पर अभी जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में बस हमें इतना समझना है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज only magnitude of velocity, only magnitude of velocity or only direction of velocity। अब जो हम भी वेलोसिटी लिखे, अगर आपके पास जगह है, मुझे लिखाना रह गया, उसमें मोशन लिख दीजिए एरो लेकर। आप समझिए यहाँ वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोशन चेंज होने की बात हो रही है। इस चैप्टर में वेलोसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है मोशन से, कि मोशन के पीछे रीजन क्या है, मोशन अगर बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है, उसके पीछे का रीजन फोर्स है और फोर्स को पढ़ रहे हैं। तो लेकिन हम समझते हैं किसी का मोशन बदलना मतलब क्या बदलना है, वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैंने लिखा है कि वेलोसिटी का बदलना या मोशन का बदलना, उसके पीछे फोर्स कारण है। अब फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, सिर्फ डायरेक्शन को बदल सकता है, या दोनों में दोनों को बदल सकता है। जैसे समझिए, मैंने कहा अभी सर्कुलर मोशन आपको नहीं पढ़ाया, ये चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन का डायनेमिक पोर्शन। जैसे देखो एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन घूम रहा है, ठीक है, आप हर जगह उसकी स्पीड देखते हैं, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा मुझे बताओ, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां पर क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है? नहीं, हर जगह सेम है। क्या इसकी डायरेक्शन बदल रहा है? बदल रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ है तब ना ऊपर गया, यहाँ पर किधर है, नीचे की तरफ, इधर इधर कुछ लेफ्ट में, इधर क्या है कुछ राइट में, कहीं और होगा। तो यहाँ वेलोसिटी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बोलेंगे बदल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। बिना फोर्स का सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। बाद में जब पढ़ेंगे तो उसी फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लिखिए नीचे, ये एकदम बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है, फोर्स इज एक्टिंग। कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ हर जगह एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब एक्सटर्नल वर्ड बार बार यूज ही नहीं करेंगे इस चैप्टर में। क्यों? इस चैप्टर का सारा फोर्स ही एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स मोशन में कोई दखल नहीं देता है, दखल समझते हैं उसको, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल लिख रहे हैं, पर हम लोग जनरली फोर्स ही बोलेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कोई भी सर्कुलर मोशन है उस पे फोर्स लगेगा ही लगेगा। बाकी इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, फिर से जरा समझिए, देखिए ये मानो कार है, ये मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी बदल रहा था, है ना। मान लो पहले 2 मीटर पर सेकेंड था और ये बाद में 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब बताओ इस पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल रहा है, बढ़ रहा है। डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड बदला तो हम बोलेंगे वेलोसिटी बदल रहा है। तो ये फोर्स यहाँ पर एक्टिंग है, फोर्स इज एक्टिंग। अच्छा, और भी कई एग्जांपल समझिए, बस आपको ना धीरे धीरे माइंड में ये सोचने का लॉजिक बैठा देना है। मानो कोई चीज रेस्ट में था, फिर आप देखें ना वो चीज मूविंग चालू हो गया, ये मूविंग है किसी भी वेलोसिटी से। ठीक है, पहले रेस्ट में था, थोड़ी देर बाद क्या देखे वो मूविंग चालू हो गया। तो अब बताओ वेलोसिटी बदला या नहीं बदला? बदला। रेस्ट में था मतलब वेलोसिटी कितना? 0। फिर कुछ वेलोसिटी आया, यानी अब फोर्स जरूर लगा होगा, यानी इस केस में भी फोर्स इज एक्टिंग।
पर पहले से मूव करता होता जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से बाद में मूव करता, तब बोलते फोर्स नहीं लगेगा। अब जरा सोचो, अपनी गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं, बाइक, स्कूटी, कार, जो भी, जब हम अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, आपका स्पीडोमीटर कांस्टेंट दिखा रहा है, ठीक है, एक्सीलेटर को ना आप ज्यादा दबा रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, जितना पे उतना फिक्स किए हुए हैं, तो अब मुझे बताइए उस समय कार पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, समझ पा रहे हैं? पर इंजन क्या बंद हो जाता है क्या उस समय? नहीं बंद होता है। फिर क्या होता है? देखो, कार पे हमेशा फ्रिक्शन लगते रहता है पीछे की डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं? तो जितना फ्रिक्शन लग रहा है एग्जैक्ट उतना ही फोर्स इंजन लगाता है। मान लो कोई कार चल रहा है या आपका बाइक चल रहा है, कोई कार या बाइक चल रहा है, ये मान लो आपका कार था, ठीक है, तो रोड इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है, फ्रिक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे इस पे और भी बातें करेंगे, पर अभी बेसिक समझिए। मान लो कार इस पे 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा रहा है, तो ये फोर्स के कारण वो रुक जाएगा कार थोड़ी देर बाद। तो इंजन क्या करता है, आगे की तरफ भी 20 न्यूटन ही लगाता है ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो जब भी अपनी कार या बाइक कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी चलाती है, तो आप साइकिल ही एक जैसा वेलोसिटी चलाते हैं, तो आप अपने पैर से उतना ही फोर्स लगा रहे होते हैं जितना फोर्स की रोड उस पर फ्रिक्शन लगा रहा होता है। मेरी बात समझ पाए? और जब एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, कार का जब वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो क्या करता है, इंजन के पास और फोर्स लगाने का कैपेसिटी है, तो अपनी फोर्स को बढ़ा देता है, 20 से 22 कर दिया, 25 कर दिया, ऐसा ये वेलोसिटी बढ़ा दिया, तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया, तो उसकी वेलोसिटी बदल दी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर कभी भी अगर वेलोसिटी बदलेगा तभी उस पर नेट फोर्स होगा। अगर आपको कहीं एक तरह से फोर्स लगता हुआ दिख भी रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, क्योंकि रूल फिक्स है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एकदम क्लियर है कि वेलोसिटी को बदलने के लिए ही फोर्स का जरूरत है। वेलोसिटी नहीं बदला मतलब फोर्स नहीं है। फिर भी जैसे अगर आप अपनी कार के केस में सोचो, हमें फ्रिक्शन नहीं पता है, पर हम देखें कि कार चालू है, कार चल रहा है एक ही स्पीड से, मतलब इंजन तो चालू है, इंजन फ्यूल खा रहा है, तो इंजन का काम है फ्यूल लेना, फोर्स देना, इंजन यही काम करता है, फ्यूल खाता है, फोर्स देता है। पर कार तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो रूल तो है कांस्टेंट वेलोसिटी फोर्स नहीं, तो हमें जरूर सोचना पड़ेगा कोई ना कोई क्या है, फ्रिक्शन है, रोक रहा है, फ्रिक्शन हो गया, एयर का ड्रैग हो गया, जो भी चीजें हो, पर बॉडी पे फोर्स, नेट फोर्स जीरो ही होना पड़ेगा। क्लियर है ये बातें? ओके। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझना, फर्स्ट लॉ सीख गए, फर्स्ट लॉ सीख गए, सीख क्या गए, आप तो पहले से जानते थे, बस मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब फिर से उस चीज पे आते हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी में आपको बहुत परेशान किया है, क्या नाम था वो, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्लेस, वो लोकेशन जहां से ऑब्जर्वर मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। याद है कुछ? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बोले दो तरीके का हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बोलेंगे दो टाइप का होगा, एक को बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक को बोलेंगे नॉन इनर्शियल। अब इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या है? इनर्शियल का मतलब हुआ ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी एक्सेलेरेशन जीरो हो, या नॉन एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देखिए, इसका मतलब हुआ एक्सेलेरेशन है, किसका एक्सेलेरेशन, बॉडी का नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। बॉडी के में तो हो ही सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वो प्लेस का, जिस प्लेस पर बैठकर कोई देख रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, उस प्लेटफॉर्म का एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए। तो एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम, जो ऑब्जर्वर का फ्रेम है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम ये जीरो हो, तब उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम जो है, फ्रेम
जो फ्रेम पे वो देख रहा है वो हो जाए नॉन जीरो, मतलब उसकी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी हो, वैल्यू हो, तब वो हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। ये पढ़ना क्यों, ये समझना क्यों है, तो यहां आप समझिए कि ओनली इसी फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। तो NLM न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो अभी अभी आप पढ़े कि वेलोसिटी बदलने के लिए फोर्स चाहिए, ये सिर्फ उसी ऑब्जर्वर के लिए सही है जिस ऑब्जर्वर का फ्रेम इनर्शियल है। कोई दूसरे में ऐसा लग सकता है कि फोर्स नहीं लग रहा है, उसका वेलोसिटी बदल रहा है, मैं अभी एग्जांपल समझाऊंगा आपको, और नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो यहां पर NLM उसको यूज नहीं करना है। अच्छा, NLM यूज नहीं करना है, दूसरा कोई लॉ भी नहीं है फिजिक्स में, मोशन का इकलौता लॉ यही है। तो बाद में हम लोग एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे जिसका नाम होगा सूडो फोर्स, समझ पा रहे हैं? तो वहां पर ये कंसेप्ट और भी डिटेल में बातें होगी, पर अभी शुरुआत में समझ जाइए NLM इज नॉट वैलिड। तो जब भी जो भी स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बोलते हैं वहां पे एक पहले से डिसाइड होता है कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वो कौन है, इनर्शियल फ्रेम में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको लिख लिए ना, एक एग्जांपल देते हैं उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है, देखिए जरा एक एग्जांपल देखिए। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्योर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट है प्योर रेस्ट में है, ठीक है, आ जाइए। एक इंसान यहां पे ग्राउंड में खड़ा है, एक यहां पे लिफ्ट है, लिफ्ट मान लो ऊपर जा रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, लिफ्ट में भी बैठा हुआ एक इंसान इसको देख रहा है, एक और लिफ्ट है मान लो, इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि इसमें कोई एक्सेलेरेशन है, इसमें भी एक इंसान है जो उसको देख रहा है, ठीक है। नाम देना शुरू करते हैं, ABC एंड इट इज आर ऑब्जेक्ट। अब जरा फील करना, ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए वो क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? रेस्ट में हम वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू रेस्ट, यानी उसकी वेलोसिटी बदल रहा है नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? वो इसको देखते रहेगा टाइम के साथ, हमेशा वेलोसिटी जीरो ही देखेगा, यानी कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग, यानी बोलेगा नो फोर्स, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, फोर्स नहीं है। जरा ऑब्जर्वर बी के बारे में सोचो, ऑब्जर्वर बी के बारे में जरा सोचिए, अगर हम आगे जा रहे होते हैं तो हमें नहीं लगता हम आगे जाते हैं, बाकी दुनिया क्या लगता है, पीछे जाते हैं। हम जितनी स्पीड से आगे जा रहे होते हैं बाकी दुनिया क्या लगता है उतनी स्पीड से पीछे जा रहा है, ऐसा ही होता है। रिलेटिव में तो बहुत अच्छे समझे। तो अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट से नीचे देख रहा होगा तो उसको नहीं लग रहा होगा हम ऊपर जा रहे हैं, उसको क्या लग रहा होगा, नीचे वाला जमीन ही नीचे जा रहा है, यानी उसको कंटिन्यू लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को कि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर नीचे कितनी स्पीड से जा रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऑब्जर्वर बी को जो ये ऑब्जेक्ट फील होगा, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा फील होगा, नीचे जा रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब फिर से फर्स्ट लॉ उसमें काम किया, बोलेगा अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है मतलब फोर्स नहीं है, तो नो फोर्स। आ जाइए ऑब्जर्वर सी के पास,
अब जरा आप लोग बताओ, ऑब्जर्वर सी क्या बोलेगा या क्या ऑब्जर्व करेगा? क्या उसको भी ऑब्जेक्ट नीचे जाता हुआ दिखेगा कि रेस्ट में दिखेगा ऑब्जर्वर सी को? ऑब्जर्वर सी को ये जो इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इस आंखों को ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा? मोशन में, नीचे जाते हुए दिखेगा ना। पर चूंकि इसका खुद का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट उसको कांस्टेंट वेलोसिटीज दिखेगा, इसका बढ़ता घटता दिखेगा, कम ज्यादा होता दिखेगा। यानी ये तो ऐसा दिखेगा कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है पर इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। अब बोलेगा अच्छा, न्यूटन बाबा बोल के गए कि वेलोसिटी बदलेगा, मतलब कौन लगा होगा? फोर्स। तो ये बोलेगा यस, फोर्स इज एक्टिंग। पर क्या ऑब्जेक्ट कुछ बदला है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो नहीं बदला है ना जी। इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? ये तो रेस्ट में है, यानी इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। यहां कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? मिस्टेक है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉ तो इसने भी सही पढ़ा कि वेलोसिटी बदलेगा तो फोर्स लगेगा, पर एक गलती हो गया कि ये जो सी था वो जिस फ्रेम में था, जिस जगह पे था जहां से देख रहा था, उसमें क्या प्रेजेंट था? एक्सेलेरेशन, है ना। और एक्सेलेरेशन प्रेजेंट है, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल इसके लिए है ही नहीं, इनवैलिड है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, इनर्शियल का मतलब रुका हुआ है नहीं, चल भी रहा हो पर कांस्टेंट वैल्यू। ये भी इनर्शियल, ये भी इनर्शियल, दोनों में सही है। ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये भी और ये भी, दोनों। ठीक है। अच्छा, फोर्स इज एक्टिंग, ये गलत हो गया, पर ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? नीचे लिख लेना, सिंस एनएलएम इज नॉट वैलिड। यहां तक बातें क्लियर है ना? फर्स्ट लॉ भी दिमाग में बैठ गया। फर्स्ट लॉ मतलब फोर्स, फोर्स क्या? वेलोसिटी को बदलने वाला। पर वो सारी बातें तभी तक ट्रू है जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इनर्शियल हो। इसलिए बोला जाता है फिजिक्स में हर चीज रिलेटिव है। हर चीज रिलेटिव मतलब हर इंफॉर्मेशन आपका एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेस पे ही सही है। अगर स्पेस बदला ऑब्जर्वर का तब भी आंसर बदल गया, ऑब्जेक्ट का स्पेस बदलता है तब भी चेंज हो जाता है आंसर। 2D का कुछ क्वेश्चन बाकी है, सब सॉल्व हुआ? हेलो, चलिए तो देखिए, अब ना फिर से आते हैं, फर्स्ट लॉ का नाम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों है, इस पॉइंट को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी समझना पड़ेगा। कीजिए, कंप्लीट करने जल्दी। तो नेक्स्ट एक हेडिंग छोटा सा बना दीजिए, इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? देखिए मैंने क्या बोला, ये पूरा चैप्टर व्हाई में चलता है, क्यों, कोई चीज क्यों, इसके पीछे। जैसे न्यूटन, या ये एक्चुअल में गैलीलियो का कंसेप्ट था। न्यूटन या गैलीलियो ये तो बोलकर गए कि कोई ऑब्जेक्ट जब तक अपनी वेलोसिटी नहीं बदलेगा, मतलब उस पर फोर्स नहीं लगा, है ना। तो दूसरा उसमें क्वेश्चन है कि अपनी वेलोसिटी क्यों नहीं बदलेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप बोल रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नो फोर्स, एफ का वैल्यू 0 है। लेकिन लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा है क्यों, वाई, कारण तो बताओ। ये तो आप फोर्स का एक प्रॉपर्टी बता दी है कि फोर्स का काम है वेलोसिटी बदलना, पर इसकी जो वेलोसिटी है वो बदलता क्यों नहीं है, यानी उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही क्यों रहता है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही क्यों रहता है। फोर्स ला रहे हैं तो बाहर से कुछ ला रहे हैं तो बदल रहा है, वो तो अलग बात है, एफर्ट कर रहे हैं, पर खुद से उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसका कारण क्या है। तो इसी का कारण वो बताए इनर्शिया। वो बोले कि दुनिया में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर मास के पास या हर ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी है। अब इसका कोई आंसर ही नहीं था, तो बोले ये उसका क्या है, प्रॉपर्टी है। आपको हर 4 घंटे बाद खाने का इच्छा होता है। अब बोलेगा ऐसा क्यों होता है, बोलेगा एक प्रॉपर्टी, आप में भूख लगना, इसी के लिए खाने का मन करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, टाइम के साथ कभी नहीं बदलता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, एक प्रॉपर्टी है इसके पास, क्या प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, इनर्शिया। समझ पा रहे हैं, ये इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कम ज्यादा नहीं होगा। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, ये उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं टेम्परेचर बदल दिए तो इसका प्रॉपर्टी कम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो इनर्शिया जो है सिंपल एक प्रॉपर्टी है उसका, लिख लीजिए, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, it is a property of object due to which property of object due to which it resists, due to which it resists change in motion, resist change in motion, resist change in motion, मोशन को चेंज नहीं होने देता है, रजिस्ट करता है। इसी रजिस्ट करने की उसकी जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, उसी का नाम क्या रख दिए, इनर्शिया। क्लियर है? अब जरा फर्स्ट लॉ और इसको मिलाकर देखो तो लगेगा दोनों कुल मिलाकर बात एक ही है। इसीलिए फर्स्ट लॉ को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट अपने मन से अपनी वेलोसिटी नहीं बदलता है, कोई फोर्स लगाना पड़ता है। और इनर्शिया भी यही है कि वही टेंडेंसी का नाम इनर्शिया है, इसलिए फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? अब समझिए, ये लॉ ऑफ इनर्शिया तो ठीक है, पर अब इनर्शिया को मेजर हमें करना है। तो मेजर कैसे करें, किसी की टेंडेंसी को कैसे मेजर करोगे? जैसे मुझे मेजर करना है आपका भूख, आप में कितना भूख है, कितना हंगर, आप कैसे मेजर करेंगे बताओ? कोई ऐसा थर्मामीटर है क्या पेट के अंदर डाले आपका भूख बता दे? नहीं, उसको मेजर करने का दूसरा टेक्निक लेना पड़ा हमें। आपको बैठाए, जब आप 2 रोटी खाए, कभी 4 रोटी खाए, जब 4 रोटी खाए बोले इसके पास ज्यादा भूख है, 2 रोटी है कम भूख है, फिर उसको हम क्वांटिफाई कर देते हैं। कई लोग बोलता भी ऐसा देखेंगे गांव में, नॉर्थ में तो ऐसा बोलने का ये होता है कि भाई कितना भूख है, 4 रोटी के बराबर भूख है, ऐसा लोग बोलते हैं, 2 रोटी के बराबर भूख है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? भूख का कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, पर हमने उसको मेजर करने के लिए एक टेक्निक निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे एक बॉडी का सेंसेशन है हॉटनेस कोल्डनेस, है ना, हॉटनेस कोल्डनेस। ठंड के दिनों में हमें बहुत थोड़ा कोल्ड फील होता है, गर्मी के दिनों में हॉट फील होता है। अब उस हॉटनेस कोल्डनेस को कोई मेजर नहीं कर सकता है, पर मुझे उसको क्वांटिफाई करना है, उसका कोई वैल्यू देना है, मेजरमेंट करना है। तो हमने एक कंसेप्ट बना दिया टेम्परेचर। हमने एक कंसेप्ट क्या बना दिया, टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप हॉट फील कर रहे हैं तो हम बोलते हैं टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड फील कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम है। डिफिनेशन भी थर्मोडायनेमिक्स में ही होता है, टेम्परेचर इज क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। कुछ याद आया? तो टेम्परेचर कुछ नहीं है, मेजरमेंट है किस इसका, हॉटनेस कोल्डनेस का। सेम इसी तरीके से हर बॉडी में ये टेंडेंसी है कि अपनी वेलोसिटी नहीं बदलेगा, पर वो टेंडेंसी कितना ज्यादा है, डिग्री ऑफ टेंडेंसी क्या है, उसके लिए हमें फिर से उसको मेजर करने का कोई जुगाड़ बनाना था। उसके लिए एक जुगाड़ है जिसका नाम बन जाता है मास, उसी का नाम है मास। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को मेजर करने के लिए मास का सहारा लिया गया। अब एक एग्जांपल से आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं, ध्यान से देखो। 2 ऑब्जेक्ट है, 1 ऑब्जेक्ट 1 kg का है और एक ऑब्जेक्ट मान लो 100 kg का है, दोनों रेस्ट में है। ये रेस्ट का मतलब हो गया वेलोसिटी 0। अब मुझे मन है इसमें भी मूव कराना, इसको भी मूव कराना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों की वेलोसिटी बदलना हमारा आउटपुट है। तो हम इसमें भी फोर्स लगाए, इसमें भी फोर्स लगाए, किसमें ज्यादा फोर्स लगा, 100 kg वाले में। क्यों? हम बोले इसने ज्यादा रजिस्ट किया चेंज करने के लिए। समझ पा रहे हैं? यानी इसमें इनर्शिया का टेंडेंसी क्या था, ज्यादा। हाँ, इनर्शिया 100 नहीं था, ये नहीं बोलेंगे इनर्शिया 100 था, 100 kg मास का वैल्यू है। बात समझ पा रहे हैं? हम ये नहीं बोलते 37 डिग्री हॉटनेस है,
हम बोलते हैं 37 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, लेकिन उससे हम ये समझ जाते हैं बॉडी हॉट है। इसी तरीके से इनर्सिया को मेजर करने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए कब इनर्सिया ज्यादा है कब इनर्सिया कम है, हम किसकी मदद लेते हैं? मास की। तो मास ज्यादा मतलब इनर्सिया ज्यादा। ये श्योर है कि 100 केजी का इनर्सिया 1 केजी से ज्यादा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ओके, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लीजिए इनर्सिया ऑफ 10 केजी। 100 केजी की इनर्सिया 10 केजी से ज्यादा है। कैसे समझ में आया? मास ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए 100 केजी रिक्वायर्ड मोर फोर्स। वेलोसिटी या मोशन, वेलोसिटी का सिंपल मतलब हो गया मोशन। इसकी मोशन या वेलोसिटी को बदलने के लिए भी आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। 1 केजी को कम देना पड़ेगा, आधा केजी होता तो और कम देना पड़ता। हवा है तो उसको ऐसे ही उड़ जाएगा वो। अब हमें जाना है सेकेंड लॉ के पास। सेकेंड लॉ जाने से पहले, सेकेंड लॉ से पहले एक चीज समझना होता है जिसका नाम है मोमेंटम। लिख लीजिए, एक लाइन की चीजें हैं। फिर एक बार थर्ड लॉ हो जाए फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, फिर उसके बाद कोलिजन वगैरह आएगा, बहुत सारी चीजें। मोमेंटम बहुत बाद में मुश्किल आने वाला है। अभी तो सिर्फ मोमेंटम का एक बेसिक चीजें समझना है, तो अभी मोमेंटम लिख लीजिए। पर इस मोमेंटम को हल्के में नहीं लेना है, ये फिजिक्स में बहुत काम की चीज है मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है जी? P। और ये क्या है? वेक्टर, ठीक है। मोमेंटम होता है क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी मोशन में एक कंजर्व क्वांटिटी है, इसी को बोलते हैं मोमेंटम, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्ट मोमेंटम कोई काम का नहीं है, आपके काम का है चेंज इन मोमेंटम। डीपी बोल दो और डेल्टा पी बोल दो। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा ये डीपी और डेल्टा पी में क्या अंतर है? डीपी मतलब छोटा सा चेंज हुआ, डेल्टा पी में बड़ा चेंज हुआ। कोई भी चेंज हम समझना चाह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम को, ठीक है। तो मास जनरली हम बोलेंगे चेंज नहीं करेगा, तो चेंज कौन करेगा? वेलोसिटी। तो जैसे अभी समझ रहे थे उतनी देर से बात तो घूम फिर कर वही हो रहा, मोशन चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना। पर क्या वेलोसिटी चेंज होना मोमेंटम का चेंज होना भी नहीं है ना? चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर सेकेंड लॉ पे आएंगे। ध्यान से देखिए, एक दीवार है, एक m है मास, चला किसी u स्पीड से, ठीक है। टकराया, टकराने के बाद वापस भी हो गया सेम u स्पीड से ही। अब आपको बोल रहा है बताओ चेंज इन मोमेंटम, कितना आंसर होगा? कितना आंसर होगा? कोई भी चेंज फिजिक्स में क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी फाइनल वेलोसिटी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी का क्या सेम है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बदला है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब भी किसी मोशन में एक से ज्यादा डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, तुरंत साइन कन्वेंशन को याद कीजिए। विदाउट साइन कन्वेंशन गड़बड़ हो जाएगा। तो अब कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव आपको मानना पड़ेगा। तो जनरल ट्रेडिशन क्या है कि इस डायरेक्शन को क्या मान लो? पॉजिटिव। और इसको अगर पॉजिटिव मानोगे तो इस डायरेक्शन क्या मानना पड़ेगा? निगेटिव। यानी ये यू जो है इसको आप पॉजिटिव यू मानोगे और इस यू को क्या मानेंगे? निगेटिव यू। क्लियर है ना? तो आप बोलेंगे डेल्टा पी हो गया एम और फाइनल है माइनस यू, तो दिस इज माइनस यू माइनस एम, और ये है पॉजिटिव यू, तो यू यानी कि माइनस एम यू, तो डेल्टा पी हो गया -2mu, ठीक है ना। अगर सिर्फ पूछे कोई मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड का जरूरत है तब बोल देंगे 2mu, तब हम बोल देंगे 2mu।
क्लियर है ना? तो मोमेंटम का चेंज, इसकी कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा आने वाले फिजिक्स में। जितना भी डायनेमिक पोर्शन है, यहां से देखिए डायनेमिक कहा जाता है फिजिक्स को, तो यहां से डायनेमिक पोर्शन में मोमेंटम बार बार जरूरत पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसकी भी जरा आप चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, उसकी भी जरा आप चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। आप जल्दी से बोर्ड वर्क कंप्लीट करें। देखो ये बॉल आया, टकरा कर ऐसा चला गया, ठीक है। ये मान लो कुछ भी स्पीड से आया, यू स्पीड से आया, और टकरा कर जब वापस जा रहा था तब भी यू स्पीड ही था, ठीक है। देखिए ये सारा चीजें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब, यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से आप जरा निकाल के बताइए चेंज इन मोमेंटम। अब फिर से निकालिए जरा चेंज इन मोमेंटम, निकालिए जैसे अभी निकाले थे। जब भी अभी पुराना चैप्टर से वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी से सारा कंसेप्ट क्लियर था। जब भी वेलोसिटी किसी एंगल में एंगल दिखता था, हम क्या कर लेते थे, दो कंपोनेंट, तुरंत दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, है ना। तो इनकमिंग वेलोसिटी का भी दोनों कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट, है ना। फिर दोनों डायरेक्शन का अलग अलग हम निकाल देंगे, वर्टिकल डायरेक्शन का अलग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का अलग। एक निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक निकालेंगे वर्टिकल डायरेक्शन का। फिर से एक से ज्यादा डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो साइन कन्वेंशन मान लीजिए, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को निगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव और इधर को निगेटिव, जो जनरल साइन कन्वेंशन है ना। अब वेलोसिटी को बदलिए, कैसे बदलेंगे, मान लो इसका दो कंपोनेंट तोड़ दिया, दो डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट तोड़ो जरा। एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई। आप अलग डायग्राम में काम करेंगे, आप कंजूसी नहीं करना, सेम डायग्राम में काम करें। तो ये हो गया u साइन आई और ये हो गया u कॉस आई, हो गया ना इनिशियल दो डायरेक्शन का वेलोसिटी। फाइनल का भी दो कंपोनेंट तोड़ दो, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। क्लियर है, ये एंगल आई आर तो ये भी एंगल आर। अच्छा आर और आई बराबर है तो इसको u कॉस आर बोलो, फिर इसी को u सर साइन ना, साइन आर बोलो या u साइन आई ही बोलेंगे इसको। फिर से ये हो जाएगा u कॉस आर या यही हो जाएगा u कॉस आई। क्लियर है ना, हो गया। अब दोनों डायरेक्शन का अलग अलग काम कर दो, चेंज इन मोमेंटम उधर भी निकालिए, चेंज इन मोमेंटम इधर भी निकालिए। तो कुल मिलाकर चेंज इन मोमेंटम का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी जब भी एंगल पे दिखे कंपोनेंट तोड़ देंगे। जरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शुरू में वेलोसिटी कितना था, u साइन आई। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शुरू में वेलोसिटी था u साइन आई और फाइनली कितना आया, u साइन आई। हेलो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी बदला क्या, तो मोमेंटम बदलेगा क्या, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में शुरू में वेलोसिटी था u cos आई और फाइनल हो गया u cos आई, पर ये नीचे की तरफ है तो इसको निगेटिव लेंगे और ये ऊपर की तरफ है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यहां दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में तो दोनों पॉजिटिव, तो हॉरिजॉन्टल का मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा पी मास इंटू
फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ हॉरिजेंटल वाला लेंगे, और फाइनल भी है यू साइन आई, और माइनस वो भी है यू साइन आई, तो दोनों कैंसिल होकर जीरो हो गया। पर ऐसा निकालेंगे नहीं, डायग्राम बनने के बाद डायरेक्ट किया करेंगे। ये तो मैं आपको 11 क्लास की तरह आपको समझा रहा हूं। ये तो आप देख लिए कि वेलोसिटी नहीं बदला, मतलब चेंज जीरो है। वर्टिकल का मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल ऊपर की तरफ है तो प्लस लिया u cos आई, माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगा माइनस, थोड़ा अच्छा से लिख दे रहा हूं मैं, डेल्टा पी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास फाइनल वेलोसिटी u cos आई माइनस मास इंटू माइनस u cos आई, ये हो गया एम यू cos आई, और माइनस माइनस प्लस एम यू cos आई, ठीक है ना। तो डेल्टा पी क्या हो गया, 2mu cos आई, ठीक है। अब आप तो अलग अलग निकाले, उससे उससे लेना देना नहीं, आंसर तो एक तरीके से दो, तो वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम हम लोग बोल देंगे 0i कैप प्लस 2mu cos आई जे कैप, या 0i कैप नहीं भी लिखो, सिंपली 2mu जे कैप लिख देंगे। यही हो गया चेंज इन मोमेंटम। देख लीजिए चीजें क्लियर है अपने पास, कोई दिक्कत होने से पूछिए। कोई भी दिक्कत होने से पूछिए। हाँ जी, तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये दो छोटी कंसेप्ट क्लियर है ना। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम बार बार यूज होगा, ठीक है। आइए सेकेंड लॉ पे मूव करते हैं। सीखना तो हमें अभी सेकेंड लॉ है, ये तो बस सेकेंड लॉ में वर्ड यूज होगा मोमेंटम, तो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपका नीट का आया हुआ है, पीवाईक्यू में देखिएगा, ऐसा वाला एक क्वेश्चन आया है ना। चेंज इन मोमेंटम पूछा या फोर्स पूछेगा तो इसी को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो ये बेसिक बेसिक चीजें अपनी नीट एग्जाम बेसिक बेसिक बहुत पूछता है, तो आपको ध्यान देना है। चलिए हेडिंग बनाए, न्यूटन सेकेंड लॉ या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बताओ जी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is directly proportional to, rate of change of momentum is directly proportional to applied external force. Rate of change of momentum is directly proportional to applied external force. जितना फोर्स उस पर अप्लाई किया एक्सटर्नल। आइए देखो, सेकेंड लॉ को ही बोला जाता है कि रियल लॉ। यहां से आप फर्स्ट लॉ पे भी जा सकते हैं, थर्ड लॉ पे भी जा सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने क्या बोला कि फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। किसके डिवाइड करोगे? टाइम से। चेंज इन मोमेंटम को तो हम लोग बोलेंगे dp बाई dt, dp फॉर चेंज इन मोमेंटम, dt फॉर डिवाइडेड बाय टाइम। इसी का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
ओके, पहली समझने वाली चीज, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, एक कांस्टेंट लाया के, और ये हो गया dp बाई dt। इसीलिए कई बुक में ना इक्वल टू ही लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि k का वैल्यू 1 होता है इन SI यूनिट, SI सिस्टम, जो हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं उस सिस्टम में k का वैल्यू 1 हो जाता है। इसीलिए हम लोग अब डायरेक्ट बोल सकते हैं F इक्वल टू dp बाय dt। तो एक बात बताओ, अगर स्टेटमेंट लिखा रहे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, डायरेक्टली नहीं लिखा रहे, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो बताओ स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? सही होगा। समझ पा रहे हैं? डायरेक्टली को के लिखा, के का वैल्यू 1 ही होता है, तो आ गया ना यही बात है। यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स या अप्लाइड फोर्स। ये स्टेटमेंट भी 100% ट्रू है। ठीक है, आइए और भी आगे बातें करेंगे। F इक्वल टू डी पी मतलब मास इंटू वेलोसिटी बाई डी टी। तो फोर्स के लिए फर्स्ट टाइम आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी तक फोर्स के बारे में सिर्फ कहानियां चल रहा था कि फोर्स वेलोसिटी को बदलता है ना, ये होता है वो होता है। अब पहली बार न्यूटन क्या किए, फोर्स के लिए फॉर्मूला बना दिए कि फोर्स की वैल्यू निकालोगे कैसे, और यहीं पे फोर्स का यूनिट भी डिसाइड होगा न्यूटन के नाम पे। ठीक है, आइए अब हमें एक डिफरेंशिएशन करना है एम इंटू वी का। यू वी का दो चीजों का डिफरेंशिएशन आता है ना, क्या करते हैं, पहले एक को करते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे करते हैं पहले को छोड़ देते हैं। तो आइए किसी एक को करो, मानो आप क्या कर रहे हैं, एम को छोड़ दे रहे हैं, तो एम ले लीजिए, और इसको कर रहे हैं वी को, तो डीबी बाई डी टी प्लस, फिर वी को कर चुके हैं तो वी को छोड़ दो, और मास को करो dm बाई डी टी। तो यही है फोर्स का फॉर्मूला, यही है फोर्स निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? अब जरा मुझे बताओ इस दोनों चीजों का मतलब। जैसे dp बाई dt का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी तरीके से dv बाई dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसके लिए फिजिक्स में एक नाम है, क्या नाम है, एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया भाई साहब एक्सेलरेशन, और इसका कोई नाम नहीं है, पर इसको पढ़ेंगे कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। आप यहां तक लिखिए, एक फॉर्मूला इससे तुरंत बनाना है, F इक्वल टू एम ए हमें। आइए यहां से दो स्पेशल केस बनना शुरू होगा, बढ़े, चलिए स्पेशल केस करते हैं। फोर्स का जनरल इक्वेशन तो निकाल दिए, अब स्पेशल केस। तो अपना क्वेश्चन हमेशा स्पेशल केस से ही बनेगा, ध्यान समझिए। इधर घुसने से बचता है, ना के बराबर पूछा है मास चेंज का, और अभी डिस्कस दोनों कर लेते हैं। तो स्पेशल केस पहला ले रहे हैं, इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम या रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदले, एक कार है चल रहा है, जब रुका था तब भी 100 kg का था या 1000 kg था, चलते समय भी 1000 kg ही है, फिर से रुका तब भी 1000 kg ही है। यानी कोई ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो, तो बताओ dm बाई dt क्या बताओगे, जीरो। कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है तो उसका चेंज होने का रेट भी जीरो ही रहेगा। तो ये चीजें यहां पुट करो, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा बचेगा F इक्वल टू एम dv बाई dt, और जैसा कि अभी समझे थे dv बाई dt कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू एम ए। क्लियर है ना? पर क्या ये हमेशा सही है? आंसर नहीं, ये सिर्फ इस केस के लिए सही है, ये एक स्पेशल केस है। दूसरा स्पेशल केस आ जाइए, दूसरा स्पेशल केस आ जाइए। इफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो,
remain constant। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो मुझे बताओ dv बाई dt यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तब इस केस में फोर्स क्या लिखोगे? आंसर इसको 0 करेंगे तो ये बचेगा v dm बाई dt। तो v dm बाई dt ये हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है ना? अब कहीं से, दोनों में से कहीं से भी या यहां से भी लॉ ऑफ होमोजेनिटी जो था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उससे निकालिए तो फोर्स का यूनिट क्या निकलेगा? हर एक टर्म का यूनिट सेम होना चाहिए, वही था। तो किसी कहीं से भी निकालिए, यहां से यहां से बात एक ही आने वाला है। तो यूनिट इसका क्या निकल जाता है? मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर इसी का नाम क्या रख दिए? न्यूटन। सिंबल बना दिए कैपिटल एन। ठीक है ना? तो ये था आपका सेकेंड लॉ। अब हमें सेकेंड लॉ पे अप्लीकेशन करना है, तो आज रहने दो, कल हम लोग सेकेंड लॉ का अप्लीकेशन करके थर्ड लॉ खत्म करेंगे, फिर ये चैप्टर शुरू होगा। ये तो बस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है। चलिए।